आज हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। और ये जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है ये हो जनजाति से संबंधित है, अर्थात हो जनजाति का जो शासन प्रणाली है उसे मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। हम लोग जब मुंडा पढ़ रहे थे उस वक्त मैं बताए थे मैंने बताया था आप लोगों को, जब मुंडा का प्रवेश झारखंड में होता है तो ये दो भाग में बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप याद कीजिए, अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। कुछ इस तरह का झारखंड का मैप है, ठीक है। मैंने बताया था कि जब मुंडाओं का प्रवेश झारखंड में हुआ तो एक भाग इस एरिया में छोटा नागपुर वाला क्षेत्र, जिसमें रांची, खूंटी, लोअर दग्गा, गुमला वाला एरिया आता है, वहाँ पे आके बसे। और जो इसका दूसरा भाग था वो आके कोल्हान प्रमंडल यानी कि सिंहभूम क्षेत्र में आकर के बसे, ठीक है। तो ही मुंडा का जो दूसरा भाग था यही हो कहलाते हैं, ठीक है। इसका विस्तार उड़ीसा में भी है। तो हो जनजाति मुंडा का ही एक भाग है। इसी कारण से जो इसकी शासन व्यवस्था है ये मुंडा से प्रभावित है, यानी कि मुंडा से मिलती जुलती इसकी शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो मुंडा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, उसको पहले नोट करेंगे फिर उसे समझेंगे क्या है, ठीक है। हो शब्द की उत्पत्ति होड़ो शब्द से हुई है। सबसे पहले हो शब्द की उत्पत्ति को देखते हैं, ठीक है। हो शब्द की उत्पत्ति हो, पहला पॉइंट क्या था इसका कि ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है, ठीक है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हो शब्द की उत्पत्ति होड़ो शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है मनुष्य, ठीक है। यानी कि होड़ो से निकला हुआ शब्द है हो, और होड़ो का अर्थ होता है मनुष्य। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि होड़ो का अर्थ क्या होता है, या फिर हो किस शब्द से मिलके किस शब्द से निकला हुआ, ठीक है। और तीसरा जो इसका पॉइंट है, इसकी प्रजाति किस प्रजाति से संबंधित है ये, तो ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से संबंधित है, ठीक है। दूसरा इसकी भाषा क्या है, भाषा तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह की हो बोली बोलती है, ठीक है। यानी कि इसकी भाषा हो है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। यहाँ पे नोट कर लिया, आगे देखते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों का जो प्रवेश हुआ था झारखंड में वो सिंहभूम वाले क्षेत्र से हुआ था, ठीक है। सिंहभूम वाले क्षेत्र से हुआ था। और यहाँ पे किसका शासन, यहाँ पे कौन सी जनजाति रह रही थी, हो जनजाति रह रही थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनकी जो शासन व्यवस्था थी मुंडा मान की उसको विघटित कर दिया, उसकी मान्यता खत्म कर दी और अपनी शासन व्यवस्था को लागू कर दिया था, जिसके कारण हो जनजातियों में अंग्रेज़ों के प्रति काफ़ी अंग्रेज़ों के प्रति काफ़ी ये लोग दुखी हुए थे, या फिर उनके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए ये आतुर थे, ठीक है। इसी का परिणाम था कि सबसे पहले 1820-21 में हो विद्रोह हो जाता है। 1831-32 में कोल विद्रोह हो जाता है, जो हो जनजाति का ही एक विद्रोह था, ठीक है। जो कोल विद्रोह होता है ये काफ़ी व्यापक रूप से होता है इस एरिया में, कोल्हान क्षेत्र में, और इसका जो विस्तार है रांची वाला क्षेत्र में भी होता है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप 1837 ईस्वी में विल्किंसन
नियमावली लागू होती है। कब लागू होती है? 1837 में। और इस नियमावली से जो मुंडा मार्की की शासन व्यवस्था है उसको मान्यता दिया जाता है, और जिस दस्तावेज से दिया जाता है उसको हुकूकनामा बोलते हैं, हुकूकनामा। तो इसको याद रखना है, ठीक है। 1831-32 का कोल विद्रोह होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1837 ईस्वी में विल्किंसन नियमावली लागू की जाती है, ठीक है, इस एरिया में। उसके बाद जो इनके शासन व्यवस्था को मान्यता दी जाती है, मुंडा मान के शासन व्यवस्था को मान्यता दी जाती है, और जिस दस्तावेज के थ्रू दिया जाता है वो हुकूकनामा है। कभी कभी पूछता है कि हुकूकनामा में किसके अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है कि हुकूकनामा में किसके अधिकारों का उल्लेख किया गया, तो हुकूकनामा में मुंडा एवं मानकी के अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अंग्रेज हो को कोल या कुई कहते थे, ठीक है। ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, कोल या कुई कहते थे। और ये जो दोनों शब्द है, हो जनजाति के जो पुरुष एवं महिला है उनके लिए अपमानजनक शब्द है, ठीक है। और अंग्रेज इनके लिए प्रयोग करते थे इस शब्द का, कोल या कुई। इसीलिए जिस एरिया में ये लोग रहते हैं सिंहभूम वाले क्षेत्र में, उसको कोल्हान कहा जाता है, ठीक है। ये दो तथ्य है, उसको याद रखिए कि अंग्रेज इनके लिए कोल या कुई शब्द का प्रयोग करते थे, जो हो जनजाति के पुरुष एवं महिला के लिए अपमानजनक शब्द है, ठीक है। और जिस एरिया में ये लोग रहते हैं इसलिए उनका नाम कोल्हान, कोल के नाम पे कोल्हान नाम पड़ा, ठीक है। अब इसके शासन व्यवस्था को देखते हैं कि इनके शासन व्यवस्था, मैंने शुरू में ही बताया था कि लगभग सारे जनजातियों में शासन व्यवस्था का जो स्तर है वो 3 स्तर है। ग्राम स्तर पे होता है एक, फिर अंतर ग्रामीण परिषद होता है या क्षेत्रीय स्तर पर, और एक संपूर्ण जाति के स्तर पर होता है, ठीक है। लगभग वही शासन व्यवस्था हो जनजाति में भी है। गांव के स्तर पर पहला है, ग्राम के स्तर पर पहला शासन व्यवस्था है, ठीक है। दूसरा जो शासन व्यवस्था है क्षेत्रीय स्तर पर, उसको पीड़ बोलते हैं, और तीसरा जो है उसको 3 मानकी बोलते हैं, ठीक है। हो जनजाति में वहाँ पे देखते हैं, मुंडा जनजाति में यहाँ पहाड़ा पंचायत होता है, यहाँ पे पीड़ बोला जाता है, ठीक है। पहाड़ा का निर्माण बताया था कितने गांव को मिलाकर किया जाता है, पहाड़ा का निर्माण बोला था 15 से 20, ठीक है। पीड़ में कहीं लिखता है 15 से 20, इसको याद रखना है 15 से 20, लेकिन अगर 15 से 20 दिया हुआ है और एक 20 से 25, अगर ये दिया हुआ है तो इसको ऑप्शन में मारना है पीड़ में, पहाड़ा में नहीं, पीड़ में 20 से 25, ठीक है। लेकिन कभी 15 से 20 कहीं दे देता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। ये 3 स्तर पे होता है, ग्राम स्तर, पीड़ स्तर और 3 मानकी। इसमें 3 मानकी जो होता है, पीड़ का जो प्रमुख होता है मानकी, इसमें 3 मानकी का समिति होता है जो हो जनजाति की सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। तो हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था में जो प्रमुख अधिकारी हैं उसको पहले देखेंगे और उसके कार्यों को समझेंगे कि वो क्या कार्य करते हैं। जो पहला अधिकारी है मुंडा मान के शासन व्यवस्था में, वो है मुंडा, ठीक है। ये गांव का प्रमुख होता है, ये गांव का प्रमुख होता है। दूसरा बात ये कि मुंडा जो होता है गांव में होने वाले जितने भी विवाद हैं, जो भी अगर कोई मामला है तो उसका, उस लाइट को जला, खराब है, उसका निपटारा मुंडा ही करता है, मुंडा के स्तर पर ही होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि मुंडा गांव में होने वाले सारे विवादों का निपटारा करता है, यानी कि जो भी सामाजिक एवं धार्मिक मुद्दे हैं उसका निपटारा कौन करेगा? मुंडा। तीसरा ये कि गांव में भूमि का जो बंदोबस्ती करता है वो मुंडा करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट इसका ये है कि मुंडा जो है गांव के स्तर पर जितने भी भूमि है उसका स्वामित्व मुंडा ही होता है, ठीक है। इसलिए उसका बंदोबस्त
का अधिकार जो दिया गया है हुकूकनामा में, वो मुंडा को दिया गया है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। गांव स्तर पर सारे सामाजिक एवं आर्थिक मामलों का निपटारा करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका यह है कि गांव के स्तर पर भूमि का स्वामी होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट यह है कि भूमि की बंदोबस्ती का अधिकार, भूमि की बंदोबस्ती का अधिकार मुंडा को प्राप्त है। मुंडा को प्राप्त है। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और है, उसको लिख लेते हैं। गांव में अगर कोई नया व्यक्ति आता है, ठीक है, अगर कोई नया व्यक्ति गांव में बसता है तो उसकी जानकारी उपायुक्त को मुंडा देता है। मुंडा के द्वारा ही उपायुक्त को जानकारी मिलती है कि गांव में कोई नया व्यक्ति आके बसा है। ठीक है, तो इसका एक प्रमुख कार्य है और ये पूछता भी है कि गांव में नए व्यक्ति के निवास से संबंधित जानकारी उपायुक्त को मुंडा देता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड, मुंडा से रिलेटेड जो लास्ट पॉइंट है वो है कि सरकार के द्वारा इसे 1000 रुपये की मासिक मानदेय प्राप्त होती है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया मुंडा के बारे में। मुंडा जो होता है हो जनजाति के गांव का प्रमुख होता है। ठीक है, गांव के स्तर पर होने वाले सारे विवादों का निपटारा करता है, चाहे वो सामाजिक हो या धार्मिक हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये था कि गांव के जो भूमि होता है उसका स्वामी मुंडा ही होता है, तथा उसके बंदोबस्ती का अधिकार हुकूकनामा में किसमें दिया गया है? हुकूकनामा में मुंडा को दिया गया है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट ये है कि गांव में नए व्यक्ति के निवास से संबंधित जो भी जानकारी है वो उपायुक्त को मुंडा के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कि मुंडा को इसके कार्यों का निर्वहन करने के लिए 1000 रुपये की मासिक मानदेय सरकार के द्वारा इसे दी जाती है। ठीक है, सरकार के द्वारा इसे मिलती है। तो इसको मिटा देते हैं। दूसरा जो गांव के स्तर पे प्रमुख अधिकारी है उसका नाम है डकुआ। ठीक है, डकुआ, इससे रिलेटेड जो पॉइंट है, ये मुंडा का सहायक होता है। गांव के स्तर पर ये मुंडा का सहायक होता है और मुंडा के कार्यों में ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि ये मुंडा का सहायक होता है, ठीक है। दूसरा, इसकी नियुक्ति मानकी करता है, ठीक है। तीसरा ये कि ये संदेश वाहक का भूमिका निभाता है, संदेश वाहक की भूमिका निभाता है। यानी कि गांव में होने वाले सारे बैठक की जानकारी गांव वालों को कौन देगा? डकुआ। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? मानकी करता है। क्यों? ताकि ये मुंडा के कार्यों में सहायता प्रदान कर सके। ठीक है, इससे रिलेटेड 3 पॉइंट थे
और ये पूछता है कि मुंडा का हो जनजाति में मुंडा का सहायक कौन होता है, तो डकुआ। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो मानकी। ठीक है। और संदेशवाहक की भूमिका कौन निभाता है हो जनजाति हो के गांव में, तो ये डकुआ। ठीक है। और ये दूसरा था। तीसरा है देवरी, कहीं कहीं देवड़ी लिखता है इसको। ये हो जनजाति का गांव का पुजारी होता है, गांव का पुजारी होता है, अर्थात पुरोहित होता है। गांव के स्तर पर होने वाले सारे धार्मिक क्रियाकलापों का निर्वहन देवरी करता है। ठीक है। देवरी ही गांव में होने वाले सारे धार्मिक क्रियाओं का निर्वहन करता है। इससे रिलेटेड ये पॉइंट है। और ये क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि निर्वहन कौन करता है, जबकि पूछेगा कि गांव में हो जनजाति के गांव में जो पुरोहित होता है या पुजारी होता है उसको क्या कहा जाता है, तो देवरी या देवड़ी। ठीक है। इसको याद रखना है, देवरी या देवड़ी। गांव के स्तर पर ये 3 अधिकारी प्रमुख है। उसके बाद आ जाता है पीढ़ के स्तर पे। पीढ़ का निर्माण कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है, 15 से 20। अगर हो जनजाति में बोल रहा है तो 20 से 25 अगर ऑप्शन दिया है तो। ठीक है। पहाड़ा का 15 से 20। जो चौथा हो गया ना मानकी, ये किसका प्रमुख हो गया, पीढ़ का। ये पीढ़ का प्रमुख है, प्रमुख होता है। ठीक है। पीढ़ का निर्माण 20 से 25 गांवों को मिला के किया जाता है। ठीक है। इसका जो प्रमुख कार्य है कि यह मुंडा के कार्यों का निरीक्षण करता है। जो मुंडा कार्य करता है उसका निरीक्षण करने का कार्य कौन करता है, मानकी। तो दूसरा इसका जो कार्य हो गया, मानकी मुंडा के कार्यों का निरीक्षण करता है। एक बात ध्यान देना यह जरूरी है कि कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, क्वेश्चन में देगा आपका ये कि हो जनजाति में जो भूमि की बंदोबस्ती का अधिकार किसके पास है, किसे दिया गया है हो जनजाति में। हाँ, मुंडा को। तो ऑप्शन में आपका मानकी भी रहेगा। और जानते हैं कि मुंडा से उच्च स्तर पे कौन है, मानकी मुंडा के कार्यों का निरीक्षण भी कर रहा है, लेकिन इसे भूमि के बंदोबस्ती का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि भूमि का बंदोबस्ती का अधिकार किसे दिया गया है, मुंडा को, ना कि मानकी को। ठीक है। ये जो होता है मुख्य भू राजस्व संग्रहक होता है। ठीक है। एक मुंडा के कार्यों में एक चीज़ और नोट करना है कि मुंडा गांव के स्तर पर भू राजस्व की वसूली करता है। उसको नोट कर लें कि मुंडा जो होता है गांव के स्तर पर भू राजस्व की वसूली करता है। ठीक है। ये मुंडा का कार्य है। और मुंडा से वसूली कौन करेगा, मानकी। तो ये मुख्य भू राजस्व संग्रहक होता है। ठीक है। मानकी से रिलेटेड क्या है कि मानकी मुंडा के कार्यों का निरीक्षण करता है। मुंडा जो भी भू राजस्व की वसूली करता है उससे वसूली मानकी करता है। ठीक है। और मानकी के थ्रू फिर आगे गवर्नमेंट को जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ये मानकी से रिलेटेड ये है कि जितना भी ये भू राजस्व का संग्रहण करेगा मानकी, उसका 10% ये खुद रख लेगा, 10% खुद रखेगा। पूछेगा ये कि मानकी जो है भू राजस्व का कितना परसेंटेज खुद रखता है, तो वो 10% खुद रखता है जितना भी वो कर संग्रह करता है। ठीक है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पॉइंट है। आगे जो इससे मानकी से रिलेटेड जो पॉइंट है वो ये है कि सरकार के द्वारा मानकी को 1500 रुपया प्रति माह
मानदेय प्राप्त होता है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि मानकी को सरकार के द्वारा कितने रुपए का मानदेय प्राप्त होता है, तो 1500। वह जितना भी भू राजस्व का संग्रहण करता है उसका कितना परसेंटेज रखता है, 10%। ठीक है, मुंडा के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है, तो मानकी करता है। पीढ़ का प्रमुख कौन कहलाता है, तो मानकी कहलाता है। ये चारों पॉइंट पूछता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ देगा या फिर किसी टेस्ट में पूछेगा। ठीक है, लेकिन ये इसके 5 पॉइंट है, 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबको याद रखना है। एक पॉइंट आपका छूट गया था डकुआ में, जहाँ डकुआ में लिखाया था गांव के स्तर पर, वहाँ पे एक पॉइंट छूटा है कि सरकार के द्वारा उसे 500 रुपये की मानदेय प्राप्त होती है। कितना, 500 रुपया पर माह की मानदेय प्राप्त होती है। किसको, डकुआ को। मुंडा को कितना बताया था मैंने, 1000, डकुआ को 500 और मानकी को 1500। ठीक है, तीनों का याद रखना है। इसको मिटा दें। इसके बाद जो पीढ़ के स्तर पर जो अधिकारी है उसका नाम है तहसीलदार। तहसीलदार, ठीक है, ये मानकी का सहायक होता है। किसका सहायक होता है, मानकी का सहायक होता है। ठीक है, मानकी के कार्यों में ये सहायता करता है। पहला पॉइंट इसका ये है। क्वेश्चन ये पूछेगा, ये क्या कार्य करता है ये नहीं पूछेगा, पूछेगा कि मानकी का सहायक कौन कहलाता है, तो तहसीलदार होता है। ठीक है, मानकी का सहायक कौन होता है, तहसीलदार। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जो मानकी होता है ना, वो तहसीलदार के माध्यम से ही कर की वसूली करता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि मानकी किसके माध्यम से कर की वसूली करता है, तो तहसीलदार के। मानकी तहसीलदार के माध्यम से कर की वसूली करता है। ठीक है, तहसीलदार का कार्य हो गया। और जो लास्ट है वो जनजाति में अधिकारी या फिर जो स्तर बोला जा सकता है वो है 3 मानकी। 3 मानकी, ठीक है, या 3 मानकी, 3 मानकी का समूह होता है, समूह होता है। ठीक है, दूसरा ये हो जनजाति की सर्वोच्च केंद्र है या संस्था है, केंद्र या संस्था है। ठीक है, जब कोई मामला गांव के स्तर पर आता है, ठीक है, वहाँ पे मुंडा उसको हल करने की कोशिश करता है। अगर मुंडा हल नहीं कर पाता या फिर मुंडा के निर्णयों से अगर जो फरियादी है वो संतुष्ट नहीं होता है तो किसके पास जाएगा, मानकी के पास। अगर मानकी अगर कोई निर्णय देता है और उससे अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो जाएगा 3 मानकी के पास। और 3 मानकी किसके कार्य को देखेगा, मानकी के कार्य को। यहाँ पे निर्णय जो लिया जाता है वो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है और इसके निर्णय को जो फरियादी होता है उसको मानना अनिवार्य होता है। यानी कि इसका निर्णय 3 मानकी का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। ठीक है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ये प्रमुख अधिकारी थे, करीब 6 होंगे, 6 अधिकारी थे जिसके बारे में पढ़ना था और मैंने सबको डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, और इसमें कुछ छूट नहीं गया। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।